नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दिवाली। खूब एंजॉय कीजिए इस फेस्टिवल को, है ना। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रेसिडेंट को लेकर, है ना। इससे पहले यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। इसी तर्ज पे मैंने एक वीडियो बना दिया था कि इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि इंडिया में हमने प्रेसिडेंट तो बना दिया है, बट हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे हम हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। अगर हटा सकते हैं तो किस प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया कैसी होती है, अगर जब वो हट जाता है तो उसके पद की क्या स्थिति होती है, इसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं उसके पद से। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 61 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के ऊपर, है ना, या फिर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या फिर संविधान का अतिक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर महाभियोग चलाकर उसे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को तो हटाया जा सकता है, ऐसा कहता है हमारा आर्टिकल 61 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पर हटाया किस प्रक्रिया के माध्यम से जा सकता है, महाभियोग के माध्यम से हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। महाभियोग के बारे में जानते हैं। महाभियोग की बात करूं तो महाभियोग एक ब्रिटिश परंपरा है दोस्तों, है ना। ब्रिटिश परंपरा है, और जिसके अर्थ को लेकर बात करूं तो जिसका अर्थ होता है कि किसी भी पदाधिकारी को, है ना, किसी भी अधिकारी को, किसी भी पदाधिकारी को कुछ गलत काम करने पर या फिर किसी कार्य के लिए दोष सिद्ध होने पर उसे उस पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब यहां पर कोई सरकारी अनुबंध नहीं होगा। बिना किसी सरकारी अनुबंध पे अगर वो किसी भी कार्य के लिए दोष पूर्ण पाया जाता है, दोष उसका सिद्ध हो जाता है, तो उसे आप अपने पद से हटा सकते हैं। यही कहता है कौन, महाभियोग, यही उसकी होती है मीनिंग। ठीक है, महाभियोग की बात करूं तो ब्रिटिश परंपरा है, परंतु भारत की बात करूं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो महाभियोग का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो लिया गया है यूएसए से। मतलब हमने इसको अडॉप्ट किया है यूएसए से। ठीक है, अब बात करते हैं कि महाभियोग में एक्चुअली में होता क्या है। मैंने आपको इससे पहले यूएसए के इलेक्शन और इंडिया के इलेक्शन की जो वीडियो बनाए थे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखें। अगर इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर वो देख लिया आपने तो ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं कि महाभियोग कैसे चलाया जाता है, पूरा सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में के माध्यम से चलाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग चलाने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में बात करूं तो इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट चलाने के लिए आपको इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा। ठीक है, महाभियोग चलाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। वो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है दोस्तों, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लोकसभा राज्यसभा कहीं भी क्या किया जा सकता है, वो प्रस्ताव लाया जा सकता है, परंतु उसकी भी कुछ क्या होगी, कंडीशंस होती है। जैसे कि आप लोकसभा में ला रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, लोकसभा में ला रहे हैं, तो लोकसभा में अगर आप ला रहे हैं तो लोकसभा के जो मेंबर है ना, जो कुल मेंबर है उसमें से 1/4 मेंबर की उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो प्रस्ताव लाया है उस पर लोकसभा में अगर लाया है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर की उसमें सिग्नेचर होने चाहिए। वो कहने चाहिए कि ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया है, कानून मतलब संविधान का उल्लंघन किया गया या फिर उसका क्या किया गया, अतिक्रमण किया गया, वो उसके लिए तैयार है। ठीक है, मतलब लोकसभा के 1/4 मेंबर इसको क्या करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव आने के पहले, प्रस्ताव पास होने के 14 दिन पहले ही आपको नोटिस देना पड़ेगा, किसको, राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को आप 14 दिन पहले क्या करिए, नोटिस दीजिए। अब पहले सदन जैसे लोकसभा में लाया गया, मैंने कहा, तो लोकसभा से पारित करने के लिए आपको यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। मतलब जितने कुल सदस्य होते हैं उसके 2/3, है ना। मतलब अगर मान लीजिए 545 है तो उसके 545 का आप 2/3 कर लीजिए। 2/3 मेजोरिटी से आपको पास करना होता है लोकसभा से। ठीक है, अगर वो लोकसभा से पास हो जाता तो सीधी सी बात है वो कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अब राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा का ये दायित्व बनता है, अगर वो दूसरा सदन है तो मतलब कि पहले सदन से पास हो चुका है और दूसरे सदन में गया है, तो दूसरे सदन का यह दायित्व बनता है कि वो उसकी जांच करे कि इसके ऊपर, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो सही है अथवा गलत है। अब वो जांच करने के लिए कोई कमेटी बैठा सकता है। ठीक है, अपने ही अंडर में कोई समिति बना सकता है, या फिर वो न्यायालय का सहारा भी ले सकता है। पर यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपको दोस्तों, कि राष्ट्रपति यहाँ पर अपना पक्ष रख सकता है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा जो है वो न्यायालय को दे दीजिए, मान लीजिए कि न्यायालय ये जांच करेगी कि जो राष्ट्रपति पे आरोप लगाए गए वो सही है या गलत है, तो राष्ट्रपति यहाँ अपना पक्ष रख सकता है। राष्ट्रपति स्वयं वहां हाजिर हो सकते हैं, या तो फिर मैं कहूं तो अगर न्यायालय में गया तो अपने एडवोकेट को भेज सकते हैं, अधिवक्ता को भेज सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। ठीक है, परंतु अगर दूसरा सदन भी यह पाता है या फिर वो उसको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पे जो आरोप लगाए गए वो सही है, और साथ ही साथ अगर वो 2/3 मेजोरिटी से, मतलब कुल मेंबर वहां जितने 230 उसके अगर 250, तो उसकी अगर वो 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से उसे पास कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो सेकंड जो सदन होगा उससे भी पास मान लिया जाएगा। और अगर ये दोनों सदनों से पास हो जाता है ये इम्पीचमेंट मोशन, तो ऐसी स्थिति में उसी डेट को, जिस डेट में सेकंड सदन से ही पास हो चुका है 2/3 मेजोरिटी से, उसी डेट को क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसी
डेट को, राष्ट्रपति को अपने पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो बात याद रखनी है दोस्तों, कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब जो राष्ट्रपति को चुनते हैं उसमें कौन कौन आते हैं। पहली चीज तो संसद के दोनों सदन के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, परंतु ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मतलब जब चुनाव होता है, तब ये दोनों मनोनीत, मतलब कि वहां पे 2 और यहाँ के 12, ये दोनों चुनाव में भाग नहीं लेते। परंतु महाभियोग जब चलाया जाता है तो महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, मतलब संसद के जो दोनों सदन है उसके मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। पहले नहीं लेते थे जब चुनाव होता है, ठीक है, उस समय नहीं लेते, पर यहाँ पर वो लेते हैं। हालांकि अब तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी हट चुका है, अब तो ये लोग केवल और केवल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत बचेंगे। दूसरा जो यहाँ पे तथ्य देखने को मिलता है, या दूसरी जो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, वो ये कि इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, है ना। मतलब जो विधानसभा होती है पूरे प्रदेश की, जहां पर विधानसभा होती है प्रदेश में, वो उन सभी के मेंबर्स क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं भी भाग लेती, परंतु महाभियोग चलाते समय, इंपीचमेंट मोशन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, इनके पास जाना जरूरी, मतलब कि इनके पास जाना जरूरी समझा ही नहीं जाता, इनको इस प्रक्रिया में भाग लेने का कोई मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो दो जो ऐसी चीजें देखने को मिलती जो कि हमारे निर्वाचन प्रक्रिया से यहाँ पर अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब कि अब कहा जाए तो सीधी सी बात है कि संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है अपने पद से। ठीक है, अब जो संसद हटाती है राष्ट्रपति को, वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हटाती है। मतलब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है। मतलब अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब क्या होता है, ये समझिए। अर्ध न्यायिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसके पास कुछ विशेष विषयों पर ही न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे न्यायालय के पास विभिन्न न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती, न्याय करने की शक्ति उसी के पास है, परंतु अर्ध न्यायिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसके पास कुछ विषयों पर न्यायिक शक्तियां मिल जाती। जैसे यहाँ पर संसद में आपने देखा कि संसद राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, हटा सकता है, ये एक उसके पास न्यायिक शक्तियां, पर वो केवल और केवल क्यों दी गई है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए दी गई है। मतलब अर्ध न्यायिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिससे न्यायिक शक्तियां तो प्राप्त होती है, परंतु कुछ ही विषयों पर होती है, और वो न्यायालय नहीं होता। ठीक है, न्यायालय के अनुसार वो कुछ विषयों पर कार्य तो कर सकता है, न्यायिक शक्तियां होती, परंतु न्यायालय नहीं होता। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर संसद है, तो संसद क्या कर रहा है, यहाँ पे संसद अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पावर दी गई है, वो न्यायालय यहाँ पर नहीं है, इसलिए एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि जब राष्ट्रपति हट जाते हैं अपने पद से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो दो कंडीशन हो सकती है, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाए या फिर अपने पद पर ना हो। एक तो पहली चीज की वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हो, मतलब 5 ईयर का टेन्योर उनका पूरा हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में तो नॉर्मली ऐसा होता है कि 5 साल जैसे पूरे होते हैं, दूसरा राष्ट्रपति क्या होता है, इलेक्ट होकर तैयार रहता है। परंतु अगर उनका इलेक्शन नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से, तो ऐसी स्थिति में वो 5 साल के बाद भी वही राष्ट्रपति कंटिन्यू रहेंगे जब तक अन्य दूसरे राष्ट्रपति बन नहीं जाते। ठीक है, सेकंड चीज, दूसरी परिस्थिति हो सकती है या उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दे, या उन पे महाभियोग लगा दिया जाए, या फिर उनकी स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऐसी किसी भी प्रकार से अगर वो अनुपस्थित होते हैं उनका कार्यकाल पूरा होने के पहले, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होंगे, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, पदभार को क्या करेंगे, संभालेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि कब तक संभालेंगे। तो उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ तक क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। 6 मंथ में आपको क्या करना होगा, चुनाव करना होगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए, वरिष्ठतम न्यायाधीश ना हो तो कोई भी न्यायाधीश, ठीक है, क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको वे सभी शक्तियां प्राप्त होती जो एक राष्ट्रपति को प्राप्त होती। ठीक है, महाभियोग की बात करें तो अब तक किसी भी राष्ट्रपति में महाभियोग नहीं चलाया गया है। हाँ, हालांकि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, है ना, 1969 की बात है, तो जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, है ना, उनको क्या किया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई, फिर वीवी गिरी को बनाया गया। वीवी गिरी फिर देन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले गए, तो फिर वहां पर जो मोहम्मद एम हिदायतुल्ला थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो एक बार ऐसा हुआ है जब हमने राष्ट्रपति को के पद पे उपराष्ट्रपति को बिठाया है, और फिर उपराष्ट्रपति भी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले गए तो हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या किया है, राष्ट्रपति के पदभार दिया है। तो ये देखा हमने दोस्तों कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना, और अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उनके पद की स्थिति किस प्रकार से होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।